इस क्लास में दोस्तों सीटेट पेपर 2 के लिए मैथ और साइंस का कंप्लीट पेडागोजी क्लास देखेंगे। देखिए दोस्तों, सीटेट पेपर 2 में मैथ और साइंस से कुल मिलाकर 20 प्रश्न पेडागोजी से पूछा जाता है। तो यहाँ पर 20 नंबर आपका अच्छे से कंप्लीट हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर सभी टॉपिक को अच्छे से सरल तरीके से समझेंगे, साथ में पीवाईक्यू भी सॉल्व करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले विज्ञान की पेडागोजी को देखते हैं, साइंस पेडागोजी को देखते हैं। पहला टॉपिक है साइंस पेडागोजी के अंतर्गत विज्ञान की प्रकृति और संरचना। तो यहाँ पर सबसे पहले मुख्य अवधारणा एवं सिद्धांत के बारे में बात कर लेते हैं। देखिए दोस्तों, विज्ञान एक प्रक्रिया एवं उत्पाद दोनों है। क्या है? प्रोसेस भी है और प्रोडक्ट भी है। साइंस ऐसे प्रोसेस एंड प्रोडक्ट। इसमें प्रोडक्ट की बात कर लेते हैं, उत्पाद की बात कर लेते हैं। वैज्ञानिक ज्ञान जिसमें तथ्य हो, अवधारणाएं, नियम, सिद्धांत और सूत्र शामिल हो, वह आपका प्रोडक्ट या उत्पाद कहलाता है। और यह समय के साथ दोस्तों बदल सकता है, यह समय के साथ बदल सकता है। प्रोडक्ट प्रक्रिया, प्रोसेस की बात करें तो ज्ञान प्राप्त करने का तरीका है। क्या है? ज्ञान प्राप्त करने का तरीका है, जैसे अवलोकन, प्रयोग और परिकल्पना, तर्क, ये सब क्या है? प्रोसेस है, प्रक्रिया के अंतर्गत आते हैं। तो विज्ञान एक प्रक्रिया एवं उत्पाद दोनों है, इसे आप लोग ध्यान रखिएगा। विज्ञान की गतिशील प्रकृति। वैज्ञानिक ज्ञान अंतिम या परम सत्य नहीं होता है दोस्तों, यह अनंतिम या परिवर्तनशील होता है। नए साक्ष्यों और नई तकनीकों के आने पर पुराने सिद्धांत बदले या फिर संशोधित किए जा सकते हैं। तो कहा जा सकता है विज्ञान की गतिशील प्रकृति होती है। वैज्ञानिक दृष्टिकोण या मनोवृत्ति की बात करते हैं तो वैज्ञानिक दृष्टिकोण का अर्थ है खुला दिमाग। खुला दिमाग, जिज्ञासा, अंधविश्वासों पर सवाल उठाना और साक्ष्यों के आधार पर निर्णय लेना और अपनी गलतियों को स्वीकार करने के लिए तैयार रहना। तो वैज्ञानिक दृष्टिकोण का अर्थ यही है, खुला दिमाग, जिज्ञासा, अंधविश्वासों पर सवाल उठाना आदि। विज्ञान की सीमाएं। देखिए, विज्ञान केवल उन घटनाओं का अध्ययन करता है जिनका भौतिक रूप से अवलोकन या परीक्षण किया जा सके। यह नैतिक, सौंदर्यात्मक या पारलौकिक प्रश्नों के उत्तर नहीं देता है। तो विज्ञान की सीमाएं ध्यान रखिएगा। कक्षा अनुप्रयोग के बारे में यहाँ पर बात करेंगे। क्या करना चाहिए? देखिए दोस्तों, छात्रों को यह समझाना चाहिए कि विज्ञान केवल किताबों में लिखी बातों को याद करना नहीं है, बल्कि खोजबीन और प्रश्न पूछने की एक प्रक्रिया है। छात्रों में बिना प्रमाण के किसी बात को न स्वीकारने की आदत विकसित करना चाहिए। वैज्ञानिक दृष्टिकोण विकसित करना चाहिए। कक्षा में प्रयोगों के दौरान अनपेक्षित या गलत परिणामों पर भी चर्चा करना और उसके कारणों की खोज कराना चाहिए। क्या नहीं करना चाहिए? तो देखिए, विज्ञान के नियमों और सिद्धांतों को अपरिवर्तनीय या शाश्वत सत्य के रूप में प्रस्तुत नहीं करना चाहिए। केवल पाठ्यपुस्तक में दी गई परिभाषाओं और समीकरणों को रटाना नहीं चाहिए। छात्रों के अनूठे विचारों और परिकल्पनाओं को खारिज करना नहीं चाहिए। व्यवहारिक कक्षा का उदाहरण यहाँ पर समझते हैं। स्थिति, कक्षा 6 के शिक्षक पौधों को जानिए। जैसे कि यह स्थिति है, कक्षा 6 के शिक्षक पौधों को जानिए तने द्वारा जल का संवहन पढ़ा रहे हैं। तो इसमें सही दृष्टिकोण क्या होना चाहिए और गलत दृष्टिकोण क्या होता है, इसके बारे में समझते हैं। गलत दृष्टिकोण के बारे में बताया गया है, केवल जैसे उत्पाद पर जोर देना। शिक्षक बोर्ड पर लिख देता है, जैसे जाइलम ऊतक जड़ों से पानी को पत्तियों तक पहुंचाता है, इसे याद कर लो। तो ये क्या है? ये गलत दृष्टिकोण है। सही दृष्टिकोण इस टॉपिक के लिए क्या होना चाहिए? प्रक्रिया आधारित शिक्षण होना चाहिए। मतलब शिक्षक एक सफेद फूल वाले पौधे की टहनी को नीली स्याही वाले पानी में रखता है और छात्रों से अगले दिन अवलोकन करने को कहता है। जब पंखुड़ियां नीली हो जाती हैं तो छात्र खुद प्रश्न पूछते हैं और परिकल्पना बनाते हैं कि पानी ऊपर कैसे चढ़ा। यह विज्ञान की प्रक्रिया द्वारा सीखने का उदाहरण है। तो इसे आप लोग ध्यान रखिएगा। विगत वर्षों के प्रश्न भी यहाँ पर देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कथन विज्ञान की प्रकृति के संबंध में सही नहीं है? अब इस टॉपिक से संबंधित जो प्रश्न पूछा गया है, आप लोग ध्यान से देख लीजिए। विज्ञान की प्रकृति अनंतिम और गतिशील है। यहाँ पर बताना है कौन सा सही नहीं है। विज्ञान वैज्ञानिक दृष्टिकोण और खुले दिमाग को बढ़ावा देता है, बिल्कुल सही है। विज्ञान की अपनी मूल्य प्रणाली है जो साक्ष्य और तर्कशीलता पर आधारित है, ये भी सही है। विज्ञान में नियम और सिद्धांत अंतिम और अपरिवर्तनीय सत्य होते हैं, ये गलत है। विज्ञान में नियम और सिद्धांत अंतिम और अपरिवर्तनीय नहीं होते हैं, परिवर्तनीय होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। वैज्ञानिक ज्ञान कभी भी अंतिम या अपरिवर्तनीय नहीं होता है। नए साक्ष्य और प्रयोगों के सामने आने पर पुराने नियम और सिद्धांत संशोधित या निरस्त किए जा सकते हैं, जैसे डाल्टन के परमाणु सिद्धांत में बाद में संशोधन हुआ था। अगला प्रश्न है, एक विज्ञान शिक्षिका अपनी कक्षा में चाहती है कि छात्र वैज्ञानिक दृष्टिकोण विकसित करें,
उसे निम्नलिखित में से किस गतिविधि को प्राथमिकता देनी चाहिए? छात्रों को पाठ्य पुस्तक के अध्यायों को जोर से पढ़ने या कठिन शब्दों को रेखांकित करने के लिए कहना, ये गलत हो जाएगा। छात्रों को खुले अंत वाले प्रश्न पूछने, साक्ष्य एकत्र करने और अपनी धारणाओं पर सवाल उठाने के अवसर देना, तो यहाँ पर बी ऑप्शन ही आपका राइट आंसर हो जाएगा। वैज्ञानिक दृष्टिकोण तब विकसित होता है जब छात्र स्वयं प्रश्न पूछते हैं, साक्ष्यों के आधार पर सोचते हैं और अपनी पूर्व अवधारणाओं का परीक्षण करते हैं। अगला टॉपिक है दोस्तों प्राकृतिक विज्ञान के लक्ष्य और उद्देश्य। तो मुख्य अवधारणा एवं सिद्धांत यहाँ पर पहले देखेंगे। उच्च प्राथमिक स्तर पर विज्ञान शिक्षण के मुख्य लक्ष्य एनसीएफ 2005 के अनुसार यहाँ पर बताया गया है, जिज्ञासा और रचनात्मकता को बढ़ावा देना, बच्चों के मन में प्राकृतिक दुनिया और अपने परिवेश के प्रति स्वाभाविक जिज्ञासा पैदा करना, यह उच्च प्राथमिक स्तर पर विज्ञान शिक्षण का मुख्य लक्ष्य है। वैज्ञानिक प्रक्रिया कौशलों का विकास करना, अवलोकन, मापन, वर्गीकरण और निष्कर्ष निकालने जैसे कौशलों को विकसित करना, और पर्यावरण, स्वास्थ्य और स्वच्छता के प्रति जागरूकता, पर्यावरण संरक्षण, सतत विकास और व्यक्तिगत स्वास्थ्य के मूल्यों को आत्मसात कराना, मूल्यों का विकास, ईमानदारी, निष्पक्षता, सहयोग, वस्तुनिष्ठता और भय तथा पूर्वाग्रह से मुक्ति का भाव विकसित करना। तो ये सब इसका उद्देश्य है। एनसीएफ 2005 के अनुसार विज्ञान पाठचर्या की वैधताओं के रूप में यहाँ पर बात करेंगे संज्ञानात्मक वैधता। विज्ञान की विषय वस्तु बच्चे के आयु स्तर और संज्ञानात्मक मतलब मानसिक विकास के अनुकूल होनी चाहिए। विषय वस्तु वैधता, पाठ्य सामग्री वैज्ञानिक रूप से 100% सही और अद्यतन होनी चाहिए। और प्रक्रिया वैधता, शिक्षण ऐसा होना चाहिए जो बच्चे को वैज्ञानिक ज्ञान प्राप्त करने की प्रक्रियाओं में संलग्न करे, खोजबीन प्रयोग में संलग्न करे। ऐतिहासिक वैधता, विज्ञान को समय के साथ विकसित होने वाले विषय के रूप में दिखाना ताकि छात्र समझ सके कि सामाजिक वातावरण वैज्ञानिक खोजों को कैसे प्रभावित करता है। पर्यावरणीय वैधता, विज्ञान को बच्चे के स्थानीय और वैश्विक पर्यावरण से जोड़ा जाना चाहिए। नैतिक वैधता, शिक्षण में समानता, न्याय, पर्यावरण संरक्षण और अहिंसा जैसे नैतिक मूल्यों का समावेश होना चाहिए। कक्षा अनुप्रयोग, क्या करना चाहिए? विज्ञान शिक्षण को बच्चों की रोजमर्रा की जिंदगी और उनके स्थानीय परिवेश से जोड़ना। पर्यावरणीय वैधता, और क्या करना चाहिए? गतिविधि आधारित और खोजपूर्ण गतिविधियों का आयोजन करना चाहिए, जिसे प्रक्रिया वैधता कहते हैं। बच्चों के मानसिक स्तर के अनुसार ही कठिन अवधारणाओं को सरल रूपों में प्रस्तुत करना चाहिए, संज्ञानात्मक वैधता के अंतर्गत आता है। क्या नहीं करना चाहिए? कक्षा 6 से 8 के बच्चों को उच्च स्तर पर कक्षा 11-12 के जटिल गणितीय समीकरण या कठिन परिभाषा रटाना, यह नहीं करना चाहिए। यह संज्ञानात्मक वैधता का उल्लंघन है। केवल परीक्षा में अंक लाने को ही विज्ञान शिक्षण का अंतिम लक्ष्य मानना यह गलत है। व्यवहारिक कक्षा का उदाहरण यहाँ पर समझते हैं। जैसे स्थिति है, कक्षा 7 की शिक्षिका अवशिष्ट जल की कहानी या सजीवों में श्वसन अध्याय पढ़ा रही है, तो इसके लिए क्या दृष्टिकोण होना चाहिए? तो यहाँ पर गलत दृष्टिकोण पहले बताया गया है। शिक्षिका श्वसन दर का कठिन रासायनिक सूत्र बोर्ड पर लिख देती है और बच्चों से उसे याद करने को कहती है। यह दोस्तों संज्ञानात्मक और प्रक्रिया वैधता के विरुद्ध माना जाता है। सही दृष्टिकोण क्या होता है? वैधताओं के अनुकूल शिक्षिका बच्चों से कहती है कि वे विश्राम की स्थिति में और 1 मिनट तक दौड़ने के बाद अपनी अपनी नाड़ी दर और श्वसन दर मापें और एक तालिका में नोट करें। यह गतिविधि संज्ञानात्मक, प्रक्रिया और पर्यावरणीय तीनों वैधताओं को पूरा करती है। चलिए पीवाईक्यू यहाँ पर समझ लेते हैं। एनसीएफ 2005 के अनुसार उच्च प्राथमिक स्तर पर विज्ञान पाठचर्या की संज्ञानात्मक वैधता का क्या अर्थ है? पाठ्य सामग्री में वैज्ञानिक रूप से 100% सटीक तथ्य होने चाहिए, या विषय वस्तु को बच्चे के संज्ञानात्मक स्तर और आयु के अनुकूल होना चाहिए, तो मानसिक स्तर के अनुकूल होना चाहिए। तो यहाँ पर बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। संज्ञानात्मक वैधता का अर्थ है विज्ञान का स्तर बच्चे की उम्र और उसकी मानसिक क्षमता के अनुसार होना चाहिए, ना तो यह बहुत कठिन हो और ना ही अत्यंत सरल। अगला प्रश्न देखेंगे, उच्च प्राथमिक स्तर पर विज्ञान शिक्षण का प्राथमिक उद्देश्य निम्नलिखित में से कौन सा है? तो छात्रों में प्राकृतिक दुनिया के प्रति जिज्ञासा विकसित करना और उन्हें वैज्ञानिक प्रक्रिया कौशलों में संलग्न करना। तो यहाँ पर बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। एनसीएफ 2005 के अनुसार उच्च प्राथमिक स्तर पर विज्ञान का मूल उद्देश्य बच्चों की स्वाभाविक जिज्ञासा को पोषण देना तथा अवलोकन, मापन और वर्गीकरण जैसे प्रक्रिया कौशलों का विकास करना है। अगला टॉपिक है विज्ञान को समझना और उसकी सराहना करना। पूरा टॉपिक आप लोग अच्छे समझते हुए चलिए। यहाँ पर विज्ञान पेडागोजी को कंप्लीट करेंगे और मैथ पेडागोजी को कंप्लीट करेंगे। मुख्य अवधारणा एवं सिद्धांत, दैनिक जीवन और समाज में विज्ञान की भूमिका। देखिए दोस्तों, विज्ञान केवल प्रयोगशालाओं या पाठ्यपुस्तकों तक सीमित नहीं है। हमारे आसपास की हर क्रिया जैसे खाना पकाना, उष्मा और रासायनिक परिवर्तन, बिजली का उपयोग, कृषि पद्धतियां, टीकाकरण और जल शोधन विज्ञान पर आधारित है। सराहना का अर्थ, विज्ञान की सराहना करने का अर्थ केवल वैज्ञानिक
वैज्ञानिकों के नामों को याद करना नहीं है, बल्कि यह समझना है कि कैसे वैज्ञानिक खोजों ने मानव जीवन को सुगम, सुरक्षित और स्वास्थ्यवर्धक बनाया है। यह पहचानना कि विज्ञान ने अंधविश्वासों, रूढ़िवादिताओं और सामाजिक कुरीतियों को दूर करने में किस प्रकार योगदान दिया है। प्रौद्योगिकी और पर्यावरण के साथ अंतर संबंध। विज्ञान और प्रौद्योगिकी एक दूसरे से दोस्तों जुड़े हुए हैं। विज्ञान सिद्धांतों की खोज करता है और प्रौद्योगिकी उनका व्यवहारिक उपयोग करती है, इसे ध्यान रखिएगा। इसके साथ ही प्रौद्योगिकी के अंधाधुंध उपयोग से होने वाली पर्यावरणीय समस्याओं जैसे प्रदूषण, वनों की कटाई, ग्लोबल वार्मिंग के प्रति संवेदनशील होना भी विज्ञान की समझ का महत्वपूर्ण हिस्सा माना जाता है। कक्षा कक्ष अनुप्रयोग क्या करना चाहिए। विज्ञान की अवधारणाओं को पढ़ाने के लिए स्थानीय और रोजमर्रा के उदाहरणों का उपयोग करना चाहिए, जैसे दूध से दही जमना, रसोई में सिरके व बेकिंग सोडा की प्रक्रिया। छात्रों को ऐतिहासिक वैज्ञानिक खोजों और उनके सामाजिक प्रभाव के बारे में सोचने के लिए प्रेरित करना, जैसे एडवर्ड जेनर द्वारा चेचक के टीके की खोज की गई थी, इसके बारे में बताना। विज्ञान के सामाजिक और पर्यावरणीय प्रभावों पर बहस करना या फिर चर्चा आयोजित कराना। ठीक है। क्या नहीं करना चाहिए। विज्ञान को एक अलग केवल सैद्धांतिक या नीरस विषय के रूप में प्रस्तुत नहीं करना चाहिए। दैनिक जीवन के अनुभव और स्थानीय ज्ञान की उपेक्षा नहीं करनी चाहिए। कक्षा कक्ष उदाहरण यहाँ पर देखिए, जैसे स्थिति है कक्षा 8 की शिक्षिका सूक्ष्म जीव, मित्र एवं शत्रु अध्याय पढ़ा रही है, तो इसके लिए कैसा दृष्टिकोण होना चाहिए। गलत दृष्टिकोण क्या है, शिक्षक केवल जीवाणु और कवक के वैज्ञानिक नाम बोर्ड पर लिख देती है और परिभाषा याद करने को कहती है, ये गलत दृष्टिकोण हो जाएगा। सही दृष्टिकोण क्या होना चाहिए, शिक्षिका छात्रों से पूछती है कि उनके घरों में इडली या डोसा का घोल कैसे फूलता है या दही कैसे जमता है। इसके बाद वह बताती है कि लैक्टोबैसिलस जैसे सूक्ष्म जीव हमारे मित्र हैं और पेनिसिलिन जैसे एंटीबायोटिक्स ने करोड़ों जीवन बचाए हैं। छात्र समझ पाते हैं कि सूक्ष्म जीव केवल बीमारी नहीं फैलाते बल्कि हमारे दैनिक जीवन और चिकित्सा विज्ञान के आधार हैं। चलिए यहाँ पर PYQ देख लेते हैं। उच्च प्राथमिक स्तर पर विज्ञान पढ़ाने का एक महत्वपूर्ण उद्देश्य छात्रों में विज्ञान, प्रौद्योगिकी और समाज के अंतर संबंधों की समझ विकसित करना है। निम्नलिखित में से कौन सा उदाहरण इस उद्देश्य को सबसे अच्छी तरह दर्शाता है। विद्युत धारा की SI मात्रा को याद करना है, बिल्कुल गलत हो जाएगा। यह समझना कि कैसे प्लास्टिक के उपयोग ने दैनिक जीवन को आसान बनाया है, लेकिन इसके साथ ही इनके अनुचित निपटान से गंभीर पर्यावरणीय समस्या पैदा की है। तो यहाँ पर दूसरा ऑप्शन बी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। स्पष्ट रूप से दिखाता है कि विकल्प बी स्पष्ट रूप से दिखाता है कि विज्ञान और प्रौद्योगिकी प्लास्टिक का निर्माण का समाज और पर्यावरण पर सकारात्मक और नकारात्मक दोनों प्रभाव पड़ता है। अगला प्रश्न है, एक विज्ञान शिक्षक अपनी कक्षा में एडवर्ड जेनर द्वारा चेचक के टीके की खोज की कहानी सुनाता है। इस गतिविधि का मुख्य उद्देश्य क्या है। केवल समय बिताना गलत हो जाएगा। छात्रों को वैज्ञानिकों की जीवनीय कंठस्थ, ये भी गलत हो जाएगा। छात्रों में विज्ञान के ऐतिहासिक विकास, समाज में इसके योगदान और वैज्ञानिक अन्वेषण की प्रक्रिया की सराहना करने की क्षमता विकसित करना, बिल्कुल आपका ये राइट आंसर हो जाएगा। उत्तर रटाना ये गलत हो जाएगा। सी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला टॉपिक है दृष्टिकोण एवं शिक्षण विधियां। मुख्य अवधारणा यहाँ पर है, विज्ञान शिक्षण को प्रभावी, बाल केंद्रित और रुचिपूर्ण बनाने के लिए विभिन्न विधियों और दृष्टिकोणों का उपयोग किया जाता है। जैसे आगमनात्मक विधि है, इसमें उदाहरण से नियम की ओर, विशेष सामान्य की ओर और प्रत्यक्ष से अमूर्त की ओर चलते हैं। विशेषता की बात करते हैं, छात्र पहले प्रयोग या अवलोकन करते हैं और स्वयं निष्कर्ष निकालकर नियम बनाते हैं। यह वैज्ञानिक दृष्टिकोण विकसित करने के लिए सर्वश्रेष्ठ विधि मानी जाती है, आगमनात्मक विधि। एक है निगमनात्मक विधि दोस्तों, नियम से उदाहरण की ओर इसमें चला जाता है, सामान्य से विशिष्ट की ओर। विशेषता क्या है, इसमें शिक्षक पहले सिद्धांत या सूत्र बताता है और फिर उदाहरणों द्वारा उसे सिद्ध करता है कि यह कैसे हुआ है। यह विधि समय बचाती है और गणितीय भौतिकी के सूत्रों के अभ्यास के लिए उपयोगी है। तो ये निगमनात्मक विधि हो गया। अन्वेषण या खोज विधि में बात करते हैं, इसके प्रतिपादक आर्मस्ट्रांग है। विशेषता है ह्यूरिस्टिक का अर्थ है मैं खोजता हूं। इसमें छात्र को एक स्वतंत्र शोधकर्ता या अन्वेषक के रूप में रखा जाता है। शिक्षक कोई उत्तर नहीं देता, केवल समस्या प्रस्तुत करता है। समस्या समाधान विधि की बात करते हैं, पहले समस्या की पहचान करना शामिल है, इसके बाद परिकल्पना निर्माण करना, फिर डेटा संग्रह करना, फिर परीक्षण और फिर अंत में निष्कर्ष। तो ये क्रम आपको ध्यान में रखना है। 5E मॉडल के बारे में बात करेंगे। पहले इसे इंगेज मतलब संलग्न करना, छात्र की जिज्ञासा पहले लगाना, फिर अन्वेषण करना, एक्सप्लोर, छात्र स्वयं अवलोकन या प्रयोग करते हैं, फिर एक्सप्लेन करना मतलब व्याख्या करना, छात्र अपने निष्कर्ष प्रस्तुत करते हैं और शिक्षक अवधारणा स्पष्ट करता है। इसके बाद क्या हो जाएगा, विस्तार करना, सीखी गई अवधारणा को नई स्थितियों में लागू करना, फिर क्या है, मूल्यांकन करना, छात्र और शिक्षक दोनों अधिगम का आकलन करते हैं। तो इस तरह से करना है। अनुप्रयोग की बात कर लेते हैं, क्या करना चाहिए। कक्षा 6 से 8 के स्तर पर आगमनात्मक अन्वेषण और 5E मॉडल को प्राथमिकता देनी चाहिए। छात्रों को प्रयोग के दौरान खुद गलतियां करने और उनसे सीखने की स्वतंत्रता देना चाहिए। क्या नहीं करना चाहिए, तो शुरुआत में ही नियम या सूत्र रटाकर केवल निगमनात्मक विधि पर निर्भर रहना नहीं चाहिए। शिक्षक द्वारा स्वयं ब्लैकबोर्ड पर पूरा प्रयोग करके दिखा देना और छात्रों को केवल दर्शक बनाए रखना, ऐसा नहीं करना चाहिए।
व्यवहारिक कक्षा का उदाहरण यहाँ पर समझते हैं। कक्षा 7 के शिक्षक अम्ल और क्षारक टॉपिक पढ़ा रहे हैं। इसमें निगमनात्मक दृष्टिकोण जो कि कम प्रभावी होता है, इसमें बताया गया है शिक्षक बोर्ड पर लिख देता है अम्ल वे पदार्थ हैं जो नीले लिटमस को लाल कर देते हैं, जैसे सिरका। ये क्या है? ये कम प्रभावी है, ये निगमनात्मक दृष्टिकोण हो जाएगा। ठीक है, केवल इसमें नियम बता दिया जा रहा है। आगमनात्मक में या 5E दृष्टिकोण में ये सबसे अत्यंत प्रभावी माना जाता है, ये अत्यंत प्रभावी है। शिक्षक बच्चों को सिरका, नींबू का रस और साबुन का घोल देता है। वे खुद लिटमस पत्र डुबोकर देखते हैं और पाते हैं कि सिरका और नींबू का रस लिटमस को लाल करते हैं। इसके बाद बच्चे निष्कर्ष निकालते हैं कि खट्टे पदार्थों में एक समान गुण होता है, अम्लीता होता है। चलिए यहाँ पर PYQ देख लेते हैं। एक विज्ञान शिक्षिका अपनी कक्षा में धातु और अधातु के तापीय चालन का अध्ययन करा रही है। वह छात्रों को विभिन्न छड़े जैसे तांबा, एल्यूमिनियम, प्लास्टिक, लकड़ी देती है और उन्हें गर्म पानी में डालकर देखने को कहती है कि कौन सी क्षण पहले गर्म होती है। प्रयोग के बाद छात्र निष्कर्ष निकालते हैं कि धातुएं उष्मा की सुचालक होती हैं और शिक्षिका द्वारा अपनाई गई शिक्षण विधि कौन सी है। तो इसमें कौन सी विधि हो जाएगी? इसमें आपका आगमनात्मक विधि हो जाएगा, आगमनात्मक विधि। यहाँ पर छात्र पहले प्रत्यक्ष प्रयोग और उदाहरणों का अवलोकन कर रहे हैं और बाद में सामान्य नियम निकाल रहे हैं। तो उदाहरण से नियम की ओर जाना, ये क्या है? आगमनात्मक विधि है, इसे ध्यान रखिएगा। संरचनावादी 5E मॉडल में उच्च चरण को क्या कहा जाता है, जिसमें छात्र सीखी गई अवधारणा को नई और अज्ञात परिस्थितियों में लागू करते हैं। तो यहाँ पर विस्तार करना, 5E मॉडल में विस्तार करना चरण का मुख्य उद्देश्य छात्रों को सीखी गई समझ को नई परिस्थितियों और समस्याओं पर लागू करने में सक्षम बनाना है। नवाचार और गतिविधियां, मुख्य अवधारणा और सिद्धांत यहाँ पर देखेंगे। हस्तपरक गतिविधियां, विज्ञान शिक्षण का मूल मंत्र है करके सीखना। जब छात्र स्वयं अपने हाथों से उपकरण छूते हैं, प्रयोग करते हैं और अवलोकन करते हैं तो अवधारणाएं स्पष्ट और अस्थायी होती हैं। विज्ञान क्लब, यह कक्षा के औपचारिक वातावरण से परे एक सह पाठ्यचर्या मंच है जहां छात्र अपनी रुचि के अनुसार वैज्ञानिक प्रोजेक्ट, प्रयोग और मॉडल बनाते हैं। यह छात्रों में नेतृत्व, सहयोग और वैज्ञानिक दृष्टिकोण का विकास करता है। विज्ञान मेला प्रदर्शनी, छात्रों द्वारा बनाए गए नवाचारी मॉडल, वर्किंग प्रोजेक्ट और विचारों को प्रदर्शित करने का अवसर। इसका मुख्य उद्देश्य छात्रों की रचनात्मकता और नवाचार को प्रोत्साहन देना है। क्षेत्र भ्रमण या शैक्षिक भ्रमण, छात्रों को प्रकृति या वास्तविक दुनिया जैसे तारामंडल, जैव विविधता पार्क, विज्ञान केंद्र, जल शोधन संयंत्र में ले जाकर प्रत्यक्ष अनुभव कराना चाहिए। यह किताबी ज्ञान को बाहरी दुनिया से जोड़ने का सबसे प्रभावी माध्यम माना जाता है। कक्षा अनुप्रयोग की बात कर लेते हैं। क्या करना चाहिए? विज्ञान मेले और गतिविधियों में केवल सुंदर दिखने वाले रेडीमेड मॉडलों के बजाय कार्यकारी मॉडल और समस्याओं के समाधान वाले नवाचारों को प्राथमिकता देनी चाहिए। क्षेत्र भ्रमण से पहले और बाद में योजनावार चर्चा आयोजित करना चाहिए। सभी बच्चों, विशेषकर समावेशी कक्षा के बच्चों को गतिविधियों में भाग लेने का समान अवसर देना चाहिए। क्या नहीं करना चाहिए? विज्ञान मेले को केवल एक सजावटी प्रतियोगिता मानना जहां माता पिता या बाजार से खरीदे गए प्रोजेक्ट जमा किए जाते हों, ऐसा नहीं करना चाहिए। क्षेत्र भ्रमण को केवल एक मनोरंजक पिकनिक समझना जिसमें कोई सीखने का उद्देश्य ना हो, ऐसा नहीं करना चाहिए। स्थिति की बात कर लेते हैं। कक्षा 7 के शिक्षक जल संरक्षण और अपशिष्ट जल उपचार का अध्याय पढ़ा रहे हैं, तो इसके लिए गलत दृष्टिकोण क्या है? शिक्षक बोर्ड पर सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट का चित्र बनाकर परिभाषाएं लिखवा देता है। सही दृष्टिकोण क्या है? क्षेत्र भ्रमण और नवाचार आधारित। शिक्षक छात्रों को स्थानीय जल शोधन संयंत्र या वर्षा जल संचयन प्रणाली के अवलोकन के लिए ले जाता है। वापस आकर छात्र विज्ञान क्लब में वेस्ट मटेरियल का उपयोग करके एक छोटा वाटर फिल्टर मॉडल स्वयं बनाते हैं। विद्यालयों में विज्ञान मेला आयोजित करने का मुख्य उद्देश्य क्या होना चाहिए? छात्रों को उनकी वार्षिक परीक्षा में उच्च अंक प्राप्त करने में मदद करना, ये बिल्कुल गलत है। छात्रों में विज्ञान के प्रति उच्च प्रदर्शन के आधार पर उनका वर्गीकरण करना, ये भी गलत है। छात्रों में सृजनात्मकता, नवाचार और वैज्ञानिक खोज की क्षमताओं को बढ़ावा देना, ये सी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। एनसीए 2005 के अनुसार विज्ञान मेले और प्रदर्शनियों का मूल उद्देश्य छात्रों को अपने मौलिक विचारों, रचनात्मकता और वैज्ञानिक सोच को व्यक्त करने का अवसर देना चाहिए। एक विज्ञान शिक्षक अपनी कक्षा 8 के छात्रों को जैव विविधता और पौधे अध्याय पढ़ाने के बाद एक स्थानीय वनस्पति उद्यान ले जाता है। इस शैक्षणिक भ्रमण का सबसे उपयुक्त उद्देश्य क्या है? तो इसका उपयुक्त उद्देश्य क्या हो जाएगा? कक्षा में सीखे गए सैद्धांतिक ज्ञान को बाहरी वास्तविक दुनिया और प्रत्यक्ष अवलोकनों से जोड़ना। तो यहाँ पर बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। क्षेत्र भ्रमण का मुख्य उद्देश्य कक्षा के किताबी ज्ञान को वास्तविक जीवन के अनुभव और प्रत्यक्ष अवलोकनों से जोड़ना है। अगला टॉपिक है शिक्षण अधिगम सामग्री और संसाधन। चलिए मुख्य अवधारणा यहाँ पर समझते हैं। शून्य या कम
लागत वाली शिक्षण सामग्री। विज्ञान सिखाने के लिए हमेशा महंगे प्रयोगशाला उपकरणों की आवश्यकता नहीं होती। आसपास आसानी से मिलने वाले कचरे या घर की सामग्रियों जैसे प्लास्टिक बोतल, स्ट्रॉ, गुब्बारे, गत्ता से बने टीएलएम अधिक प्रभावी होते हैं, क्योंकि वे बच्चों को बताते हैं कि विज्ञान उनके आसपास ही है। साइंस किट, उच्च प्राथमिक स्तर के लिए एनसीईआरटी द्वारा विकसित विशेष किट जिसमें विभिन्न अवधारणाओं जैसे विद्युत, प्रकाश, चुंबकत्व को समझाने के लिए आवश्यक बुनियादी उपकरण और सामग्रियां होती हैं। इंद्रिय आधारित संसाधन, दृश्य सामग्री जैसे चार्ट, मॉडल, स्लाइड, एटलस हो गया। श्रव्य दृश्य सामग्री में एनिमेटेड वीडियो हो गया, सिमुलेशन हो गया, डॉक्यूमेंट्रीज हो गया। समुदाय और स्थानीय संसाधन में स्थानीय डॉक्टर, किसान, कुम्हार या पास का जल शोधन, केंद्रीय अस्पताल प्रत्यक्ष अध्ययन के सर्वोत्तम संसाधन है। कक्षा कक्ष अनुप्रयोग में क्या करना चाहिए? टीएलएम का निर्माण करते समय छात्रों को शामिल करना ताकि उनमें रचनात्मकता और इंजीनियरिंग डिजाइन सोच विकसित हो। जटिल या अमूर्त अवधारणाओं जैसे सौरमंडल, मानव पाचन तंत्र, परमाणु संरचना के लिए 3D मॉडल या डिजिटल सिमुलेशन का उपयोग करना। आसानी से उपलब्ध स्थानीय सामग्रियों का प्राथमिकता से उपयोग करना। क्या नहीं करना चाहिए? केवल रेडीमेड बाजारू चार्ट या 2D चित्रों पर निर्भर रहना जब प्रत्यक्ष प्रयोग संभव हो, ऐसा नहीं करना है। टीएलएम को केवल शिक्षक के प्रदर्शन तक सीमित रखना और छात्रों को छूने ना देना, ऐसा नहीं करना है। चलिए उदाहरण यहाँ पर समझते हैं। जैसे स्थिति है कक्षा 7 के शिक्षक विद्युत धारा के रासायनिक या तापीय प्रभाव या श्वसन तंत्र अध्याय पढ़ा रहे हैं, तो इसके लिए कैसा दृष्टिकोण अपनाना चाहिए? तो गलत तरीका क्या है? शिक्षक बोर्ड पर फेफड़ों का 2D चित्र बना देता है और बताता है कि डायफ्राम कैसे काम करता है। सही तरीका क्या होता है? सही दृष्टिकोण, शिक्षक एक कटी हुई प्लास्टिक की बोतल, गुब्बारों और वाई आकार की नली से एक मॉडल फेफड़ा बनाता है। जब निचला गुब्बारा डायफ्राम खींचा जाता है तो बोतल के अंदर के गुब्बारे फूल जाते हैं। छात्र श्वसन की यांत्रिकी को प्रत्यक्ष देख और समझ पाते हैं, तो ऐसा करना चाहिए। चलिए पीवाईक्यू समझते हैं। उच्च प्राथमिक स्तर पर विज्ञान पढ़ाते समय कम लागत या शून्य लागत वाली शिक्षण सामग्री के उपयोग को बढ़ावा देने का सबसे प्रमुख कारण क्या है? यह स्कूल के वित्तीय बजट को बचाने में मदद करता है, बिल्कुल गलत हो जाएगा। यह छात्रों में समझ विकसित करता है कि विज्ञान उनके दैनिक जीवन और परिवेश से जुड़ा हुआ है और वे स्वयं प्रयोग बना सकते हैं, तो बी ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, एक विज्ञान शिक्षिका अपनी कक्षा 8 के छात्रों को विद्युत परिपथ पढ़ाना चाहती है। निम्नलिखित में से कौन सा संसाधन इस अवधारणा को सबसे प्रभावी ढंग से समझाने के लिए उपयुक्त होगा? विद्युत परिपथ केवल परिभाषा याद कराना, विद्युत परिपथ की केवल परिभाषा याद कराना गलत हो जाएगा। पाठ्यपुस्तक में बने सर्किट आरेख का चार्ट, ये भी गलत हो जाएगा। एक सुरक्षात्मक किट के साथ सेल, कनेक्टिंग तार, स्विच और छोटा एलईडी बल्ब देकर छात्रों से स्वयं परिपथ बनवाना, तो यहाँ पर सी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला टॉपिक है मूल्यांकन, संज्ञानात्मक, भावात्मक, मनोप्रेरणा। मुख्य अवधारणा क्या है? विज्ञान में मूल्यांकन केवल पाठ्य पुस्तक के उत्तरों, तथ्यों को याद करने तक सीमित नहीं होता है दोस्तों। यह ब्लूम के वर्गीकरण के आधार पर शिक्षण के तीनों पक्षों का आकलन करता है। जैसे संज्ञानात्मक पक्ष है ज्ञान व समझ केंद्र, ज्ञान, समझ, अनुप्रयोग, विश्लेषण, मूल्यांकन, ये सब इसमें शामिल है। आकलन उपकरण में वस्तुनिष्ठ प्रश्न, खुले अंत वाले प्रश्न, अवधारणा, मानचित्र, समस्या समाधान कार्य इसमें शामिल है। भावात्मक पक्ष में आवृत्ति व मूल्य केंद्र में है, जैसे वैज्ञानिक दृष्टिकोण, जिज्ञासा, सहिष्णुता, पर्यावरण के प्रति संवेदनशीलता, ईमानदारी और सहयोग का भाव। आकलन उपकरण में अवलोकन, सूची, रेटिंग स्केल, साक्षात्कार, एनेक्टोडल रिकॉर्ड आकलन उपकरण के अंतर्गत आते हैं। मनोप्रेरणा या साइकोमोटर पक्ष, प्रयोगात्मक कौशल केंद्र, हस्त कौशल, प्रयोगशाला उपकरणों का सही उपयोग, माप लेना, मॉडल बनाना और सूक्ष्मदर्शी या स्लाइड सेट करना। आकलन उपकरण प्रयोगात्मक परीक्षा, प्रदर्शन, रूब्रिक्स, चेकलिस्ट आदि। क्या करना चाहिए? केवल लिखित परीक्षा के बजाय तीनों पक्षों ज्ञानात्मक, भावात्मक और कौशलात्मक का संतुलित आकलन करना चाहिए। प्रयोगात्मक कौशलों के आकलन के लिए रूब्रिक्स का उपयोग करना ताकि निष्पक्षता रहे। विज्ञान में सतत आकलन के लिए पोर्टफोलियो में छात्र द्वारा बनाए गए मॉडल, प्रोजेक्ट्स और प्रयोग रिपोर्ट को शामिल करना चाहिए। क्या नहीं करना चाहिए? केवल कलम कागज परीक्षा से बच्चे की वैज्ञानिक क्षमता तय नहीं करना है। प्रयोगात्मक परीक्षा में केवल अंतिम उत्तर या परिणाम के आधार पर अंक देना, पूरी तरह प्रक्रिया को अनदेखा नहीं करना है। चलिए उदाहरण समझते हैं। कक्षा 8 में शिक्षिका सजीवों में जनन या सूक्ष्मदर्शी का उपयोग अध्याय के बाद आकलन कर रही है, तो इसके लिए यहाँ पर सकीर्ण या एक पक्षीय मूल्यांकन के बारे में बताया गया है। शिक्षिका केवल एक प्रश्न पत्र देती है जिसमें सूक्ष्मदर्शी का चित्र बनाने और उसके भागों के नाम लिखने को कहा जाता है, तो ये सही नहीं, ये एक पक्षीय मूल्यांकन है। व्यापक मूल्यांकन जिसमें तीनों पक्ष शामिल हैं, जैसे संज्ञानात्मक, छात्र सूक्ष्मदर्शी के आवर्धन सिद्धांत की व्याख्या करता है। मनोप्रेरणा, छात्र स्वयं
प्याज की झिल्ली की स्लाइड बनाकर सूक्ष्मदर्शी के नीचे फोकस करता है। भावात्मक छात्र कांच की स्लाइड को टूटने से बचाने के लिए सावधानी और जिम्मेदारी से काम लेता है और उपकरण साफ करके रखता है। चलिए पीवाईक्यू यहाँ पर देख लेते हैं। एक विज्ञान शिक्षक अपनी कक्षा में छात्रों के प्रयोगात्मक कौशल का आकलन करना चाहता है। निम्नलिखित में से कौन सा उपकरण इसके लिए सबसे अधिक उपयुक्त होगा? तो इसके लिए सबसे अधिक उपयुक्त कौन सा होगा? यहाँ पर स्पष्ट मानदंडों वाली सूची, चेकलिस्ट और प्रदर्शन रूब्रिक्स। यहाँ पर बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। साइकोमोटर कौशल जैसे उपकरण संभालना, मापन करना, प्रयोग जोड़ना का सटीक और वस्तुनिष्ठ आकलन करने के लिए प्रदर्शन रूब्रिक्स और चेकलिस्ट सबसे उपयुक्त साधन है। विज्ञान में भावात्मक पक्ष के आकलन के अंतर्गत निम्नलिखित में से किसका मूल्यांकन किया जाता है? तो पर्यावरण संरक्षण के प्रति संवेदनशीलता, जिज्ञासा और सहपाठियों के साथ सहयोग की भावना। यहाँ पर सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। अगला टॉपिक है समस्याएं और त्रुटि विश्लेषण। मुख्य अवधारणा है वैकल्पिक अवधारणाएं या भ्रांतियां यहाँ पर है। बच्चे औपचारिक शिक्षण से पहले ही अपने दैनिक जीवन के अनुभव, लोक कथाओं और अवलोकनों के आधार पर वैज्ञानिक परिघटनाओं के बारे में अपने विचार बना लेते हैं। इन्हें दोस्तों वैकल्पिक अवधारणाएं या भ्रांतियां कहा जाता है। महत्वपूर्ण बिंदु इसमें है ये भ्रांतियां गलतियां नहीं हैं, बल्कि यह दर्शाती हैं कि बच्चे कैसे सोचते हैं और अपने आसपास की दुनिया को समझने का प्रयास करते हैं। एक शिक्षक को इन्हें खारिज करने के बजाय शिक्षण का प्रस्थान बिंदु बनाना चाहिए, स्टार्टिंग पॉइंट बनाना चाहिए। ठीक है। निदानात्मक परीक्षण में इसका उद्देश्य बच्चों को अंक या ग्रेड देना नहीं है, बल्कि यह पता लगाना है कि विज्ञान की किस विशिष्ट अवधारणा में छात्र को कठिनाई या भ्रांति है। उपचारात्मक शिक्षण में निदानात्मक परीक्षण में पाई गई भ्रांतियों और कठिनाइयों को दूर करने के लिए विशेष रूप से डिजाइन किया गया शिक्षण। इसमें विभिन्न शिक्षण विधियों, गतिविधियों और प्रत्यक्ष प्रयोग का सहारा लिया जाता है। चलिए कक्षा अनुप्रयोग में क्या करना चाहिए? छात्रों की भ्रांतियों को स्वीकार करना चाहिए और उन्हें दूर करने के लिए विरोधाभासी साक्ष्य या प्रत्यक्ष प्रयोग प्रस्तुत करना चाहिए। निदानात्मक आकलन का उपयोग करके शिक्षण विधियों में बदलाव करना चाहिए। छात्रों को बिना किसी डर के अपने सहज या सरल विचारों को व्यक्त करने का अवसर देना चाहिए। क्या नहीं करना चाहिए? छात्रों के उत्तर को तुरंत गलत कहकर डांटना या उनका उपहास उड़ाना, ऐसा नहीं करना चाहिए। भ्रांतियों को दूर करने के लिए केवल परिभाषा रटा देना, ऐसा नहीं करना चाहिए। व्यवहारिक कक्षा का उदाहरण की बात करते हैं। कक्षा 6 में शिक्षक सजीव और निर्जीव पढ़ा रहे हैं, तो छात्र की भ्रांति क्या होती है? एक छात्र कहता है बादल सजीव हैं क्योंकि वे चलते हैं और आकार में बड़े होते हैं। और शिक्षक द्वारा गलत दृष्टिकोण क्या होता है? तुम बिल्कुल गलत सोच रहे हो, बादल निर्जीव हैं, इसे याद कर लो। यह भ्रांति को दूर नहीं करता है दोस्तों, ध्यान रखिए, ये गलत तरीका है, ऐसा नहीं करना है। शिक्षक को क्या करना है? सही दृष्टिकोण क्या है? निदान उपचार। शिक्षक छात्र के तर्क, गति और वृद्धि को समझता है। फिर वह पूछता है कि क्या कार या धुएं का गुबार भी चलता है? क्या बादल प्रजनन करते हैं या सांस लेते हैं? इसके बाद शिक्षक सजीवों के सभी लक्षणों जैसे श्वसन, पोषण, प्रजनन को प्रयोग या अवलोकन द्वारा स्पष्ट करता है, जिससे बच्चा खुद अपनी भ्रांति सुधारता है। तो ऐसा दृष्टिकोण अपनाना है। चलिए पीवाईक्यू यहाँ पर समझते हैं। विज्ञान में छात्रों की वैकल्पिक अवधारणाओं के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? ये पूरी तरह से अतार्किक है और इन्हें तुरंत दबा दिया जाना चाहिए। ये बिल्कुल गलत है। ये दर्शाती है कि बच्चों में वैज्ञानिक सोच का बिल्कुल अभाव है, गलत है। ये बच्चों के दैनिक अनुभव पर आधारित विचार है और शिक्षिका को इन्हें समृद्ध शिक्षण के अवसर के रूप में देखना चाहिए। तो यहाँ पर सी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। एनसीएफ 2005 के अनुसार बच्चों की वैकल्पिक अवधारणाएं उनके दैनिक जीवन के अवलोकनों का परिणाम होती हैं। ये अधिगम प्रक्रिया का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है और शिक्षक को उन्हें समझकर ही आगे का शिक्षण प्लान करना चाहिए। एक विज्ञान शिक्षिका ने देखा कि उसकी कक्षा के अधिकांश छात्र मानते हैं कि पौधे केवल रात में श्वसन करते हैं और दिन में केवल प्रकाश संश्लेषण करते हैं। इस भ्रांति को दूर करने के लिए शिक्षिका को निम्नलिखित में से कौन सा कदम उठाना चाहिए? तो देखिए दोस्तों, एक प्रयोगात्मक सेटअप दिखाना या ऐसी गतिविधि कराना जिससे सिद्ध हो कि श्वसन एक निरंतर प्रक्रिया है जो दिन और रात दोनों समय चलती है। तो यहाँ पर बी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला टॉपिक है पाठ्य सामग्री और पाठचर्या। मुख्य अवधारणा उच्च प्राथमिक स्तर पर विज्ञान पाठचर्या का स्वरूप। एनसीएफ 2005 के अनुसार यहाँ पर देखेंगे। विषय वस्तु का एकीकरण। कक्षा 6 से कक्षा 8 के स्तर पर विज्ञान को अलग अलग शाखाओं जैसे भौतिक, रसायन विज्ञान, जीव विज्ञान में न बांटकर एक एकलीकृत विषय के रूप में पढ़ाया जाता है, एकल विषय के रूप में पढ़ाया जाता है। विषय वस्तु की थीम क्या है? पाठ्यक्रम को मुख्य रूप से 7 विषयों के इर्द गिर्द डिजाइन किया गया है। भोजन, फूड, सामग्री, सजीवों की संसार, चीजें कैसे काम करती हैं, प्राकृतिक परिघटनाएं,
प्राकृतिक संसाधन, लोग और विचार। एक अच्छी विज्ञान पाठ्यपुस्तक की विशेषताएं क्या होती हैं? बाल केंद्रित और समावेशी, भाषा सरल, बोधगम्य और जेंडर तटस्थ होनी चाहिए। इसमें जेंडर, जाति या धर्म आधारित पूर्वाग्रह बिल्कुल नहीं होना चाहिए। खोजपूर्ण और गतिविधि आधारित में पाठ्यपुस्तक केवल सूचनाओं का भंडार न होकर बच्चों को स्वयं प्रयोग करने, सोचने और प्रश्न पूछने के लिए प्रेरित करने वाली होनी चाहिए। खुले अंत वाले प्रश्न, अध्याय के अंत में केवल रटने वाले प्रश्न नहीं बल्कि विचारोत्तेजक और व्यवहारिक प्रश्न होने चाहिए। दृश्यात्मकता, उपयुक्त रंगीन चित्रों, आरेखों और फ्लो चार्ट्स का समावेश होना चाहिए। कक्षा कक्ष अनुप्रयोग यहाँ पर समझेंगे। क्या करना चाहिए? पाठ्यपुस्तक को शिक्षण का माध्यम या साधन मानना, न कि एकमात्र अंतिम लक्ष्य। पाठ्यपुस्तक में दी गई गतिविधियों और प्रोजेक्ट्स को कक्षा में वास्तविक रूप से निष्पादित करना। स्थानीय भाषा और परिवेशी उदाहरणों से पाठ्यपुस्तक की सामग्री को जोड़ना। क्या नहीं करना चाहिए? पूरी कक्षा के दौरान केवल पाठ्यपुस्तक की पंक्तियों को पढ़ना और छात्रों से उन्हें दोहराने को कहना। पाठ्यपुस्तक में दिए गए चित्रों को केवल बोर्ड पर छपवा देना बिना उनका वैज्ञानिक विश्लेषण किए। जेंडर रूढ़िवादिता दर्शाने वाले उपकरणों का उदाहरणों का उपयोग करना, जैसे केवल पुरुषों को वैज्ञानिक है डॉक्टर और महिलाओं को केवल रसोई में दिखाना, ये जेंडर रूढ़िवादिता दर्शाता है, तो ऐसा नहीं करना चाहिए। उदाहरण समझते हैं। कक्षा 7 की शिक्षिका अपनी पाठ्यपुस्तक से रेसों से वस्त्र तक या गति एवं समय अध्याय का चयन कर रही है, तो इसके लिए कम प्रभावी दृष्टिकोण क्या है? शिक्षिका पाठ्यपुस्तक के अध्यायों के हर पैरा को जोर जोर से पढ़ती है और अंत में दिए गए अभ्यास प्रश्नों के उत्तर ब्लैक बोर्ड पर लिखवा देती है। प्रभावी दृष्टिकोण क्या है? पाठ्यपुस्तक एक संसाधन के रूप में शिक्षिका पाठ्यपुस्तक में दिए गए स्वयं करके देखिए वाले बॉक्स का उपयोग करती है। वह छात्रों से विभिन्न प्रकार के कपड़ों, सूती, रेशमी, ऊनी के टुकड़े लाने को कहती है और उन्हें धागे निकालकर देखने और उनकी संरचना का विश्लेषण करने को कहती है। पीवाईक्यू यहाँ पर समझते हैं। एनसीएफ 2005 के अनुसार उच्च प्राथमिक स्तर पर विज्ञान पाठचर्या में निम्नलिखित में से कौन सा लक्षण होना चाहिए? इसे भौतिकी, रसायन विज्ञान और जीव विज्ञान के रूप में स्पष्ट रूप से विभाजित किया जाना चाहिए। इसे विषय वस्तु के एकीकरण और थीम आधारित अध्ययन पर केंद्रित होना चाहिए। तो यहाँ पर बी ऑप्शन ही आपका राइट आंसर हो जाएगा। उच्च प्राथमिक स्तर पर कक्षा 6 से 8 पर विज्ञान को अलग अलग शाखाओं में न बांटकर एकीकृत रूप, जैसे भोजन, सजीवों का संसार, सामग्री आदि थीम से प्रस्तुत किया जाता है। एक अच्छी विज्ञान की पाठ्यपुस्तक में निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता अनिवार्य रूप से होनी चाहिए? इसमें केवल बंद अंत वाले और तथ्यात्मक प्रश्न होने चाहिए, ये गलत है। इसमें जेंडर पूर्वाग्रहों से मुक्त भाषा और चित्र होने चाहिए तथा यह छात्रों को स्वयं अन्वेषण करने का अवसर प्रदान करती हो, तो बी ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। एक समावेशी और प्रभावी विज्ञान पाठ्यपुस्तक निष्पक्ष, जेंडर तटस्थ और छात्रों में अन्वेषण व खोजबीन की प्रवृत्ति को बढ़ावा देने वाली होती है। अगला टॉपिक है वैज्ञानिक सोच और प्रक्रिया कौशल। मुख्य अवधारणा है विज्ञान में प्रक्रिया कौशल वे बुनियादी क्षमताएं और तकनीकें हैं जिनका उपयोग वैज्ञानिक दुनिया को समझने, ज्ञान का निर्माण करने और समस्याओं को हल करने के लिए करते हैं। इन्हें दो मुख्य श्रेणियों में बांटा जाता है। बुनियादी प्रक्रिया कौशल, इसमें अवलोकन है, अपनी पांचों इंद्रियों देखना, सुनना, छूना, सूंघना, स्वाद का उपयोग करके वस्तु या घटना की सटीक जानकारी एकत्र करना। वर्गीकरण में समानताओं और असमानताओं के आधार पर वस्तुओं को समूह में बांटना। मापन में मानक या अमानक इकाइयों का उपयोग करके मात्राएं, लंबाई, द्रव्यमान, समय, तापमान तय करना। अनुमान या निष्कर्ष निकालने में अवलोकनों के आधार पर तार्किक स्पष्टीकरण या अर्थ निकालना। पूर्वानुमान में पूर्व ज्ञान या अवलोकनों के पैटर्न के आधार पर भविष्य में होने वाली घटना का अनुमान लगाना। संचार में अपने निष्कर्षों को ग्राफ, तालिका, चित्र या शब्दों के माध्यम से दूसरों के सामने प्रस्तुत करना। अगला है दोस्तों एकीकृत प्रक्रिया कौशल। उच्च प्राथमिक स्तर के लिए चरों की पहचान और नियंत्रण। स्वतंत्र चर जिसे बदला जाता है, परतंत्र चर जिसे मापा जाता है, नियंत्रित चर जिसे समान रखा जाता है। परिकल्पना निर्माण, किसी समस्या का एक परीक्षण योग्य संभावित उत्तर या अनुमान तैयार करना परिकल्पना निर्माण कहलाता है। प्रयोग करना, परिकल्पना की जांच के लिए योजना बनाना और प्रयोग आयोजित करना प्रयोग करना के अंतर्गत आता है। अनुप्रयोग यहाँ पर समझते हैं। क्या करना चाहिए? छात्रों को केवल परिणाम रटाने के बजाय उन्हें स्वयं अवलोकन, वर्गीकरण और मापन करने का अवसर देना चाहिए। प्रयोग के दौरान छात्रों से चरों को पहचानने और नियंत्रित करने के प्रश्न पूछना चाहिए। छात्रों को अपनी परिकल्पनाएं बनाने और उन्हें गलत या सही साबित करने की पूरी आज़ादी देना चाहिए। क्या नहीं करना चाहिए? प्रयोग का परिणाम पहले ही बता देना, जिससे बच्चों में अवलोकन और निष्पक्ष निष्कर्ष निकालने का कौशल खत्म हो जाता है। अवलोकन और अनुमान के बीच के अंतर को स्पष्ट न करना, ये सब नहीं करना चाहिए। उदाहरण समझते हैं। कक्षा 7 के शिक्षक वाष्पोत्सर्जन या बीज अंकुरण का प्रयोग करा रहे हैं।
गलत दृष्टिकोण क्या है? शिक्षक बोर्ड पर लिख देता है बीज को अंकुरित होने के लिए जल, वायु तथा और ताप की आवश्यकता होती है। सही दृष्टिकोण क्या है? प्रक्रिया कौशलों का विकास। शिक्षक छात्रों को बीजों के 3 समूह देता है, एक को पानी में डुबो कर रखता है, दूसरे को सूखा रखता है और तीसरे को नमी व हवा दोनों देता है। छात्र अवलोकन करते हैं कि कौन सा बीज अंकुरित हुआ। छात्र चरों को नियंत्रित करते हैं, जैसे बीज का प्रकार समान रखना। अंत में वे स्वयं निष्कर्ष निकालते हैं कि अंकुरण के लिए वायु और जल दोनों आवश्यक है। एक शिक्षिका अपनी कक्षा में विभिन्न प्रकार की पत्तियों को लाती है और छात्रों से उन्हें उनकी सिरा विन्यास समानांतर या जालिका रूपी और कोर के आधार पर अलग अलग समूह में बांटने को कहती है। शिक्षिका छात्रों में किस प्रक्रिया कौशल का विकास कर रही है? तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर वर्गीकरण का विकास कर रही है। समानताओं और असमानताओं जैसे सिरा विन्यास के प्रकार के आधार पर वस्तुओं को अलग अलग समूह में व्यवस्थित करना वर्गीकरण कहलाता है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन अवलोकन और अनुमान के बीच अंतर को सबसे सही ढंग से प्रस्तुत करता है? अवलोकनों में इंद्रियों का प्रयोग होता है, जबकि अनुमान अवलोकनों की तार्किक व्याख्या है। अवलोकन हमेशा गलत होता है, गलत है। अवलोकन भविष्य की घटनाओं के बारे में होता है, जबकि अनुमान केवल अतीत के बारे में होता है। तो यहाँ पर केवल पहला ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। अवलोकन हुआ है जो हम अपनी इंद्रियों द्वारा प्रत्यक्ष देखते या मापते हैं, जैसे मोमबत्ती की लौ नीली और पीली है, जबकि अनुमान उस अवलोकन का अर्थ या तार्किक स्पष्टीकरण होता है, जैसे पीला भाग अपूर्णधान को दर्शाता है। अब यहाँ से मैथ पेडागोजी देखेंगे। मैथ पेडागोजी का पहला टॉपिक यहाँ पर दिया गया है गणित की प्रकृति और तार्किक सोच, तो इसे भी आप लोग अच्छे से समझ लीजिए। मुख्य अवधारणा यहाँ पर है गणित की प्रकृति के बारे में। अमूर्तता, गणितीय अवधारणाएं जैसे संख्याएं, आकृत, चर, ये क्या है? अमूर्त होती हैं। गणित शिक्षण का मुख्य लक्ष्य दोस्तों अमूर्त विचारों को मूर्त उदाहरणों के माध्यम से समझना है। सटीकता और स्पष्टता, गणितीय भाषा में संशय या अस्पष्टता की गुंजाइश नहीं होती, इसके नियम और परिणाम सुसंगत होते हैं। तार्किक एवं क्रमिक संरचना, गणितीय ज्ञान एक क्रमबद्ध श्रृंखला में होता है, जैसे जोड़, गुणा, फिर पूर्व ज्ञान के बिना नया ज्ञान प्राप्त करना कठिन होता है। ठीक है, चलिए। सोच का गणितीकरण, एनसीएफ 2005 के अनुसार गणित शिक्षण का मुख्य लक्ष्य बहुत सारा गणित सिखाना नहीं है, बल्कि बच्चे की सोच का गणितीकरण करना है। इसका अर्थ है दैनिक जीवन की समस्याओं को गणितीय ढंग से सोचना, तर्क करना और विश्लेषण करना और समाधान खोजना। गणितीय सोच या तर्क के प्रकार, आगमनात्मक तर्क, विशिष्ट उदाहरणों का अवलोकन करके सामान्य नियम या सिद्धांत बनाना। निगमनात्मक तर्क में पहले से स्थापित सामान्य नियमों को विशिष्ट परिस्थितियों या समस्याओं पर लागू करना। क्या करना चाहिए कक्षा कक्ष प्रयोग में? अमूर्त अवधारणाओं को सिखाने के लिए पहले मूर्त वस्तुओं का उपयोग करना चाहिए। ठीक है, गणित को भयमुक्त बनाना और त्रुटियों को सीखने का स्वाभाविक हिस्सा मानना चाहिए। खुले अंत वाले प्रश्नों के माध्यम से बहुस्तरीय सोच को बढ़ावा देना चाहिए। क्या नहीं करना चाहिए? केवल सूत्रों और एल्गोरिदम को रटाना नहीं चाहिए। गणित को केवल गणितीय गणनाओं तक सीमित रखना नहीं चाहिए। कक्षा 6-7 में ऋणात्मक संख्याओं की अवधारणा समझानी है। गलत दृष्टिकोण क्या है? शिक्षक सीधे बोर्ड पर लिख देता है -5 + -3 = -8 होता है, इसे याद कर लो। यह बच्चों के लिए क्या है? अमूर्त है और कठिन है। सही दृष्टिकोण क्या है? मूर्त से अमूर्त। शिक्षक नंबर लाइन पर कदम चलने का खेल खिलाता है या तापमान और बैंक खाते में जमा निकासी का व्यवहारिक उदाहरण देता है। इससे बच्चे तार्किक रूप से समझ पाते हैं कि ऋणात्मक मान का वास्तविक अर्थ क्या है। एनसीएफ 2005 के अनुसार विद्यालयी शिक्षा में गणित शिक्षण का मुख्य उद्देश्य बच्चे की सोच का गणितीकरण करना है। यहाँ सोच के गणितीकरण से क्या तात्पर्य है? बच्चे को बहुत सारे सूत्रों और गणितीय तालिकाओं को याद कराना गलत है। बच्चे को केवल ये भी गलत हो जाएगा। यहाँ पर बच्चे की तार्किक और विश्लेषणात्मक क्षमताओं का विकास करना, ताकि वह दैनिक जीवन की समस्याओं को गणितीय ढंग से समझ सके। तो यहाँ पर सी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। गणित की अमूर्त प्रकृति को ध्यान में रखते हुए उच्च प्राथमिक स्तर पर गणित पढ़ाने या पढ़ाते समय शिक्षक को निम्नलिखित में से किस क्रम का पालन करना चाहिए? प्रतीकात्मक निरूपण, चित्र बनाना, मूर्त अनुभव या मूर्त अनुभव भाषा के माध्यम से व्याख्या या चित्र बनाना। तो यहाँ पर बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा, मूर्त अनुभव, इसके बाद भाषा के माध्यम से व्याख्या, फिर चित्र बनाना, फिर प्रतीकात्मक निरूपण। अगला टॉपिक है गणित पेडागोजी का, पाठचर्या में गणित का स्थान। मुख्य अवधारणा है पाठचर्या में अनिवार्य स्थान। गणित एक ऐसा विषय है जो तर्कसंगत सोच, तर्क शक्ति और दैनिक जीवन की बुनियादी जरूरतों से सीधे जुड़ा है।
कोठारी कमीशन 10+2+3 ढांचा और एनसीएफ दोनों ने इसे कक्षा 1 से 10 तक अनिवार्य विषय के रूप में स्वीकार किया है। एनसीएफ 2005 के अनुसार गणित शिक्षण के मुख्य लक्ष्य हैं संकीर्ण लक्ष्य, साक्षरता और संख्यात्मकता विकसित करना, बुनियादी गणनाएं, जोड़ घटाव गुणा भाग, माप और व्यवहारिक कौशल सिखाना। उच्च या व्यापक लक्ष्य है बच्चे में अमूर्त सोच का विकास करना, स्थानिक चिंतन, समस्या समाधान क्षमता और स्वतंत्र तार्किक चिंतन विकसित करना। गणित का अन्य विषयों से अंतर संबंध, गणित को किसी अलग थलग विषय के रूप में नहीं बल्कि अन्य विषयों के साथ एकीकृत करके पढ़ाया जाना चाहिए। जैसे विज्ञान है, भौतिकी के नियम, रासायनिक संतुलन, आंकड़ों का विश्लेषण करना चाहिए। सामाजिक विज्ञान में मानचित्र, मापन, जनसंख्या, आंकड़े, अर्थव्यवस्था। कला एवं कलात्मकता में समरूपता, ज्यामितीय आकृति, पैटर्न का। ठीक है, अनुप्रयोग की बात करते हैं, क्या करना चाहिए कक्षा कक्ष में। गणित के संकीर्ण लक्ष्यों केवल गणना से आगे बढ़कर उच्च लक्ष्यों पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। गणित को अन्य विषयों जैसे विज्ञान, भूगोल, कला और व्यवहारिक जीवन के साथ जोड़कर एकीकृत शिक्षण करना चाहिए। सभी बच्चों के लिए गणितीय शिक्षा में समावेश सुनिश्चित करना चाहिए। क्या नहीं करना चाहिए, गणित को केवल कठिन या प्रतिभावान छात्रों के लिए ही उपयोगी मानकर चुनिंदा बच्चों तक सीमित करना चाहिए। केवल उत्तर निकालने और गति पर जोर देना बल्कि प्रक्रिया और समझ को उपेक्षित करना। व्यवहारिक कक्षा कक्ष के उदाहरण यहाँ पर समझते हैं। स्थिति है, कक्षा 7 के शिक्षक अनुपात और समानुपात या मानचित्र मापन पढ़ा रहे हैं। असंगठित शिक्षण, केवल संकीर्ण लक्ष्य, शिक्षक केवल बोर्ड पर A/B या बराबर C/D लिखवाकर सूत्र रटा देता है। ये क्या है, संकीर्ण लक्ष्य है, असंगठित शिक्षण है। एकीकृत एवं उच्च लक्ष्यों पर आधारित शिक्षण की बात करते हैं तो शिक्षक भूगोल की पाठ्य पुस्तक से भारत का नक्शा दिखाता है, नक्शे के नीचे लिखा पैमाना दिखाता है और छात्रों से दो शहरों के बीच की दूरी मापने को कहता है। यह गणित और भूगोल का अंतर संबंध और व्यवहारिक स्थान दर्शाता है। पीवाईक्यू यहाँ पर समझते हैं। एनसीएफ 2005 के अनुसार उच्च प्राथमिक स्तर पर गणित शिक्षण का मुख्य या उच्च उद्देश्य निम्नलिखित में से कौन सा है। अमूर्त विचारों के साथ काम करने, समस्या समाधान और तार्किक चिंतन की क्षमता विकसित करना। बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। एक गणित शिक्षिका अपनी कक्षा 6 में भूगोल के शिक्षक के साथ मिलकर एक परियोजना बनाती है जिससे छात्र विभिन्न राज्यों की जनसंख्या और उनके क्षेत्रफल के आधार पर जनघनत्व की गणना करते हैं। यह गतिविधि गणित पाठचर्या के किस पहलू को दर्शाती है। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर गणित का अन्य विषयों के साथ अंतर संबंध और व्यवहारिक प्रयोग या गणित के समय की बर्बादी, ये तो गलत हो जाएगा। भूगोल को गणित से अधिक महत्व मानना, ये भी गलत हो जाएगा। केवल परीक्षा के अंकों में सुधार, ये भी गलत हो जाएगा। तो यहाँ पर केवल पहला ऑप्शन, गणित का अन्य विषयों के साथ अंतर संबंध और व्यवहारिक प्रयोग, पहला ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। अगला टॉपिक है गणित की भाषा। मुख्य अवधारणा है गणित की अपनी एक सार्वभौमिक भाषा है। गणित की अपनी एक सार्वभौमिक भाषा है। गणित की भाषा देश, काल और साधारण बोली की सीमाओं से परे होती है। जैसे प्लस, माइनस, गुणा, भाग, प्रतिशत, पाई आदि संकेत पूरी दुनिया में एक समान अर्थ रखते हैं। गणितीय भाषा के मुख्य घटक हैं दोस्तों संकेत और प्रतीक में, जैसे प्लस माइनस हो गया, थीटा हो गया आदि। पद और शब्द में जैसे समरूप, सर्वांग सम, अभाज्य, चर, अचर। परिभाषाएं और नियम में जैसे समकोण, त्रिभुज का एक कोण 90 डिग्री का होता है। सूत्र और व्यंजक जैसे a+b का होल स्क्वायर बराबर a² + 2ab+b²। गणितीय भाषा की विशेषताएं, सटीकता, इसमें अस्पष्टता या द्रव्यर्थी बातें नहीं होती। संक्षिप्तता, बड़ी से बड़ी तार्किक बात को छोटे से गणितीय समीकरण में व्यक्त किया जा सकता है। जैसे किसी संख्या का 2 गुना 5 से अधिक है तो इसे इस तरह से आप व्यक्त कर सकते हैं। सुसंगतता, कंसिस्टेंसी, इसके नियम और प्रतीक हमेशा एक समान परिणाम देते हैं। गणितीय संप्रेषण, बच्चे का अपने गणितीय विचारों को स्पष्ट रूप से व्यक्त करना, तर्क देना और दूसरों के गणितीय विचारों को समझना गणितीय संप्रेषण कहलाता है। कक्षा कक्ष अनुप्रयोग यहाँ पर समझते हैं। क्या करना चाहिए, आम बोलचाल की भाषा से शुरू करके धीरे धीरे गणितीय रूप से सटीक और औपचारिक भाषा की ओर बढ़ना चाहिए। छात्रों को कक्षा में गणितीय विचारों पर चर्चा करने, अपनी भाषा में व्याख्या करने और तर्क प्रस्तुत करने का अवसर देना चाहिए। शब्दों वाली समस्याओं को गणितीय समीकरणों में बदलने का अभ्यास कराना चाहिए। क्या नहीं करना चाहिए, शुरुआत में ही कठिन और जटिल गणितीय शब्दावली बच्चों पर थोपना नहीं चाहिए। बच्चों द्वारा अपनी साधारण भाषा में दिए गए उत्तरों को केवल इसलिए खारिज करना क्योंकि वे फॉर्मल गणितीय शब्द इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं। व्यवहारिक कक्षा का उदाहरण समझते हैं। कक्षा 6 के शिक्षक समीकरण और चरों की भाषा पढ़ा रहे हैं तो इसके लिए क्या दृष्टिकोण होना चाहिए। पहले गलत दृष्टिकोण देखेंगे। शिक्षक सीधे बोर्ड पर 2x + 3 = 11 लिख देता है और कहता है यह एक रेखीय समीकरण है, x अज्ञात चर है। बच्चों के लिए यह भाषा पराई लगती है। सही दृष्टिकोण क्या होता है, अनौपचारिक रूप से औपचारिक भाषा में शिक्षिका पहले साधारण भाषा में कहती है मेरे पास एक डिब्बे में कुछ कंचे हैं,
यदि मैं कंचों को दोगुना कर दूं और उसमें 3 कंचे और मिला दूं तो कुल 11 कंचे हो जाते हैं। डिब्बे में कितने कंचे थे? जब बच्चे उत्तर सोच लेते हैं तो शिक्षिका इसे गणितीय भाषा में निरूपित करती है। 2x + 3 = 11। पीवाईक्यू है यहाँ पर, गणित की भाषा के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सबसे उपयुक्त है? गणित की भाषा साधारण बातचीत की भाषा से पूरी तरह से अलग होनी चाहिए, ये गलत हो जाएगा। गणित की भाषा बच्चों की दैनिक जीवन की भाषा से जुड़ी होनी चाहिए और अनौपचारिक भाषा से औपचारिक गणितीय भाषा की ओर बढ़नी चाहिए। तो बी ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, कक्षा में गणितीय संप्रेषण को बढ़ावा देने का मुख्य उद्देश्य क्या है? छात्रों को गणितीय परिभाषाओं को याद करके, ये गलत हो जाएगा। छात्रों को अपनी गणितीय विचारों को स्पष्ट रूप से व्यवस्थित करने, व्यक्त करने और तर्क देने की क्षमता में सुधार करना। कक्षा में सबसे तेज उत्तर देने वाले छात्र की पहचान, ये गलत हो जाएगा। केवल ये भी गलत हो जाएगा। तो बी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला टॉपिक है सामुदायिक गणित। मुख्य उदाहरण सिद्धांत यहाँ पर समझते हैं। सामुदायिक गणित का अर्थ क्या है? गणित केवल बंद कक्षाओं या किताबी सूत्रों तक सीमित नहीं है। समाज का प्रत्येक व्यक्ति, किसान, दुकानदार, राजमिस्त्री, गृहिणी, बही खाता रखने वाले दैनिक जीवन में अनौपचारिक रूप से गणित का उपयोग करता है। इसे ही सामुदायिक गणित कहते हैं। लोक गणित या अनौपचारिक गणित, बच्चों के पास अपने समुदायों से सीखा हुआ अनौपचारिक गणित गणितीय ज्ञान जैसे नाप तोल की देसी पद्धतियां, मौखिक हिसाब किताब, आकृतियों की समझ होता है। शिक्षक को इस अनौपचारिक ज्ञान को किताबी गणित का आधार बनाना चाहिए। समुदाय में गणित का व्यवहारिक उपयोग, आर्थिक गतिविधियां, क्रय विक्रय, लाभ हानि, ब्याज, बचत, कर, ये आर्थिक गतिविधियों के अंतर्गत आते हैं। सामाजिक एवं सांस्कृतिक जीवन में त्योहारों पर बजट बनाना, घर के निर्माण में मापन और ज्यामिति, समय प्रबंधन, खाना पकाने में अनुपात समानुपात आदि शामिल है। आंकड़ों की समझ जैसे बजट, जनगणना, मौसम की जानकारी आदि। कक्षा अनुप्रयोग यहाँ पर समझते हैं। क्या करना चाहिए? छात्रों द्वारा समाज से लाए गए अनौपचारिक गणितीय तरीकों और मौखिक गणनाओं का कक्षा में सम्मान करना और उन्हें औपचारिक तरीकों से जोड़ना है। प्रोजेक्ट वर्क, सर्वेक्षण और फील्ड विजिट जैसे स्थानीय बैंक, सब्जी मंडी, डाकघर के माध्यम से गणित सिखाना। सामुदायिक संसाधनों जैसे स्थानीय कारीगर, बैंक कर्मचारी को कक्षा में आमंत्रित करना और उनसे जुड़े उदाहरण देना। क्या नहीं करना चाहिए? बच्चे के घर या समुदाय से सीखे गए मौखिक गणितीय ज्ञान को गलत या अवैज्ञानिक कहकर खारिज करना। गणित को केवल कागज कलम की लिखित परीक्षा तक सीमित रखना, ऐसा नहीं करना चाहिए। कक्षा 7 के शिक्षक लाभ और हानि तथा बट्टा छूट का अध्याय पढ़ा रहे हैं। केवल किताबी दृष्टिकोण क्या है? शिक्षक बोर्ड पर सीधे सूत्र लिखता है और 5 सवाल हल करा देता है। तो ये केवल किताबी दृष्टिकोण है। सामुदायिक गणितीय दृष्टिकोण में शिक्षक कक्षा में एक मिनी मार्केट या सब्जी बाजार का आयोजन करता है। कुछ छात्र दुकानदार और कुछ ग्राहक बनते हैं। वे काल्पनिक पैसों से लेन देन करते हैं, छूट का हिसाब लगाते हैं और खुद लाभ हानि की गणना करते हैं। इससे सामुदायिक या व्यवहारिक ज्ञान सीधे गणितीय अवधारणा से जुड़ जाता है। चलिए, एक गणितीय शिक्षिका ने पाया कि उसकी कक्षा के कई छात्र दुकानदारों द्वारा की जाने वाली मौखिक गणनाओं में बहुत तेज हैं, लेकिन किताबी प्रश्नों को हल करने में गलती करते हैं। शिक्षिका को क्या करना चाहिए? छात्रों को डांटना चाहिए, गलत हो जाएगा। इस अनौपचारिक तरीकों की उपेक्षा करके, ये भी गलत हो जाएगा। दुकानदारों द्वारा इस्तेमाल किए जाने वाले अनौपचारिक गणितीय तरीकों और रणनीतियों पर कक्षा में चर्चा करनी चाहिए और उन्हें औपचारिक प्रश्नों को हल करने से जोड़ना चाहिए। तो बिल्कुल सी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। विद्यालय पाठचर्या में सामुदायिक गणित के समावेश का प्राथमिक उद्देश्य क्या है? गणित को बच्चों के वास्तविक सामाजिक जीवन और व्यवहारिक अनुभव से जोड़ना ताकि गणित प्रासंगिक और रुचिकर लगे। तो पहला ही ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला टॉपिक है मूल्यांकन और आकलन। मुख्य अवधारणा और सिद्धांत यहाँ पर देखेंगे। गणित में आकलन और मूल्यांकन का मुख्य उद्देश्य बच्चों को अंक या ग्रेड देना नहीं है, बल्कि उनकी गणितीय सोच या और अवधारणात्मक समझ और समस्या समाधान प्रक्रिया का आकलन करना है। तो यहाँ पर आकलन के प्रकार देखेंगे। अधिगम के लिए आकलन रचनात्मक या शिक्षण अधिगम प्रक्रिया के दौरान निरंतर चलता है। इसका उद्देश्य फीडबैक देना और सुधार करना है। अधिगम का आकलन योगात्मक है, यह सत्र या अध्याय के अंत में होता है और इसका उद्देश्य उपलब्धि का मापन और ग्रेडिंग करना है। अधिगम के रूप में आकलन, इसमें छात्र स्वयं अपने या अपने सहपाठियों के गणितीय कार्य का आकलन करते हैं। अधिगम के रूप में आकलन, ठीक है। मूल्यांकन के आधुनिक उपकरण जैसे पोर्टफोलियो, छात्र द्वारा पूरे सत्र में किए गए उत्कृष्ट गणितीय कार्यों, प्रोजेक्ट्स और वर्कशीटों का एक सुव्यवस्थित संग्रह पोर्टफोलियो कहलाता है। यह छात्र की समय के साथ हुई प्रगति को दर्शाता है। रूब्रिक्स एक विस्तृत स्कोरिंग गाइड जिसमें गणितीय कार्य जैसे समस्या समाधान, तर्क प्रस्तुतिकरण के स्पष्ट मानदंड लिखे होते हैं, तो इसे रूब्रिक्स कहते हैं। एनेक्डोटल रिकॉर्ड, छात्र के व्यवहार, गणितीय अभिवृद्धि और विशेष घटनाओं का एक संक्षिप्त लिखित अवलोकन एनेक्डोटल रिकॉर्ड कहलाता है। अवधारणा मानचित्र,
विभिन्न गणितीय अवधारणाओं के बीच अंतः संबंधों को दर्शाने वाला विजुअल डायग्राम अवधारणा मानचित्र कहलाता है। क्या करना चाहिए? गणितीय उत्तर के साथ साथ उत्तर तक पहुंचने की प्रक्रिया को महत्व देना, खुले अंत वाले प्रश्नों का उपयोग करना ताकि बच्चों की तार्किक सोच का आकलन हो सके, रचनात्मक आकलन द्वारा समय पर निदानात्मक फीडबैक देना। क्या नहीं करना चाहिए? केवल उत्तर के सही या गलत होने के आधार पर अंक तय करना, छात्रों की तुलना करना या कम अंक लाने वाले बच्चों को हतोत्साहित करना। ऐसा नहीं करना चाहिए। व्यवहारिक उदाहरण यहाँ पर समझते हैं। कक्षा 7 के शिक्षक परिमाप और क्षेत्रफल अध्याय का आकलन करना चाहते हैं, तो कम प्रभावी पारंपरिक आकलन क्या है? शिक्षक एक प्रश्न देता है, एक आयत की लंबाई 8 सेंटीमीटर, चौड़ाई 5 सेंटीमीटर है, तो क्षेत्रफल ज्ञात करो। यह केवल सूत्र रटने का परीक्षण करता है। रचनात्मक आकलन अत्यंत प्रभावी क्या है? शिक्षक एक खुला प्रश्न देता है, एक ऐसे आयत का आरेख बनाइए जिसका क्षेत्रफल 24 सेंटीमीटर स्क्वायर हो। ऐसे कितने भिन्न आयत बन सकते हैं? यह प्रश्न छात्र के गुणांक ज्ञान, आरेखण कौशल और बहुस्तरीय तार्किक चिंतन का आकलन करता है। पीवाईक्यू यहाँ पर देखते हैं। गणित में पोर्टफोलियो का उपयोग करने का सबसे महत्वपूर्ण उद्देश्य क्या है? छात्रों द्वारा की गई सभी लिखित गलतियों का रिकॉर्ड रखना ताकि उन्हें सजा दी जा सके। गलत हो जाएगा। छात्र की समय के साथ हुई गणितीय प्रगति, प्रोजेक्ट, रचनात्मक कार्यों का एक व्यवस्थित रिकॉर्ड रखना, तो यहाँ पर भी ये ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। एक गणित शिक्षक अपनी कक्षा में छात्रों को निम्नलिखित प्रश्न देता है, दो ऐसी संख्याएं बताइए जिनका गुणनफल 36 हो। यह किस प्रकार का प्रश्न है और इसका मुख्य उद्देश्य क्या है? यह एक बंद अंत वाला प्रश्न है जो केवल याद रखने का परीक्षण करता है। गलत हो जाएगा। यह खुले अंत वाला प्रश्न है जो छात्रों में सृजनात्मक बहुस्तरीय सोच और गणितीय तर्क विकसित करता है, तो यहाँ पर बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला टॉपिक है निदानात्मक एवं उपचारात्मक परीक्षण। मुख्य अवधारणा है, गणित सीखने की प्रक्रिया में छात्र अक्सर कुछ अवधारणाओं को गलत समझ लेते हैं या पैटर्न पकड़ने में चूक जाते हैं। इस प्रक्रिया को वैज्ञानिक ढंग से सुधारने के दो मुख्य चरण होते हैं। एक है निदानात्मक परीक्षण। इसका अर्थ है निदान का तात्पर्य है गणित में छात्र की अधिगम संबंधी विशिष्ट कठिनाइयों, कमियों और भ्रांतियों का सटीक पता लगाना। उद्देश्य है, इसका उद्देश्य अंक या रैंक देना नहीं होता, बल्कि यह जानना होता है कि बच्चा कहाँ, क्यों और किस विशिष्ट पद पर गलती कर रहा है। त्रुटि विश्लेषण। गणित में गलतियां दो प्रकार की होती हैं। अवधारणात्मक त्रुटियां, जब छात्र नियम या सिद्धांत को ही गलत समझ लेता है, जैसे -3 प्लस फिर -5 को +8 लिख देना। लापरवाही त्रुटियां या प्रक्रियात्मक त्रुटियां, जब अवधारणा तो स्पष्ट होती है लेकिन जोड़ने या गुणा करने में जल्दबाजी या ध्यान भटकने से चूक जाते हैं। उपचारात्मक शिक्षण। इसका अर्थ है निदानात्मक परीक्षण से पहचानी गई कठिनाइयों और भ्रांतियों को दूर करने के लिए विशेष रूप से तैयार की गई शिक्षण रणनीति उपचारात्मक शिक्षण है। विशेषता है, यह पारंपरिक दोहराव नहीं है, बल्कि इसमें अलग शिक्षण विधियों, मूर्त सामग्रियों और व्यक्तिगत मार्गदर्शन का उपयोग किया जाता है। क्या करना चाहिए कक्षा कक्ष में? छात्र की त्रुटियों को अधिगम की प्रक्रिया का एक महत्वपूर्ण खिड़की या संकेतक मानना चाहिए। उपचारात्मक शिक्षण के लिए टीएलएम, जियोबोर्ड, ग्रिड पेपर या दैनिक जीवन के उदाहरणों का उपयोग करना चाहिए। अवधारणात्मक त्रुटियों को दूर करने के लिए मूल संप्रत्यय पर वापस जाना चाहिए। क्या नहीं करना चाहिए? गलती करने वाले छात्र को दंडित करना, कम अंक देना या पूरी कक्षा के सामने अपमानित करना, ऐसा नहीं करना है। उपचारात्मक शिक्षण के नाम पर केवल प्रश्नों को 10-10 बार लिखने या उत्तर रटवाने का दबाव बनाना, ये सब गलत तरीका है। कक्षा का उदाहरण यहाँ पर समझते हैं। कक्षा 6 के छात्रों को भिन्न का जोड़ 1/2 + 1/3 करने को दिया गया है। छात्र द्वारा की गई त्रुटि, छात्र लिखता है 1/2 + 1/3 बराबर 1 + 1/2 + 3 बराबर 2/5। ये छात्र की त्रुटि है। तो निदान कैसे करेंगे? शिक्षिका समझ जाती है कि छात्र में भिन्न के अंश और हर की अवधारणात्मक भ्रांति है, वह इसे पूर्ण संख्याओं के जोड़ की तरह जोड़ रहा है, तो इसे समझकर निदान करना है। उपचार, शिक्षिका छात्र को संख्यात्मक सूत्र की बजाय कागज मोड़ने की गतिविधि या फ्रैक्शन स्ट्रिप्स देती है। छात्र देखता है कि 1/2 और 1/3 मिलकर 2/5 नहीं बनते। इसके बाद एलसीएम के माध्यम से समान हर बनाने की संकल्पना सिखाई जाती है। गणित में निदानात्मक परीक्षण का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? छात्रों की प्रगति रिपोर्ट तक कार्ड तैयार करके माता पिता को भेजना। गलत है। गणितीय अवधारणा को समझने में बच्चों की विशेष कठिनाइयों और भ्रांतियों का पता लगाना, तो यहाँ पर बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। एक गणित शिक्षक ने पाया कि उसकी कक्षा के कई छात्र दशमलव संख्याओं की तुलना में गलती करते हैं, जैसे 0.5 को 0.5 से बड़ा मानते हैं। इस प्रकार की त्रुटि को दूर करने के लिए शिक्षक को निम्नलिखित में से कौन सा उपचारात्मक उपाय करना चाहिए? तो देखिए दोस्तों, ग्रिड पेपर या स्थानीय मान चार्ट का उपयोग करके दशमलव के मान को प्रत्यक्ष रूप से समझाना, तो यहाँ पर बी ऑप्शन राइट आंसर
हो जाएगा। अगला टॉपिक है शिक्षण की समस्याएं, विधियां एवं शिक्षण अधिगम सामग्री। तो मुख्य अवधारणा है यहाँ पर गणित शिक्षण में सबसे अधिक प्रश्न 3 क्षेत्रों से बनते हैं, गणितीय उपकरण, वैन हीले का ज्यामितीय चिंतन मॉडल और शिक्षण विधियां से। तो प्रमुख गणितीय उपकरण यहाँ पर देखेंगे। पहला है जियो बोर्ड। रबर बैंड का उपयोग करके 2D ज्यामितीय आकृतियां जैसे त्रिभुज, आयत, वर्ग, परिमाप और क्षेत्रफल सिखाने के लिए सर्वश्रेष्ठ मानी जाती है जियो बोर्ड। अबेकस या गिनतारा, गिनती, स्थानीय मान, जोड़ घटाव सिखाने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। विशेष रूप से दृष्टिबाधित बच्चों के लिए उपयुक्त माना जाता है अबेकस। 10 ग्राम, चीन की एक पुरानी पहेली जिसमें 2D आकृतियों की समझ और स्थानिक चिंतन विकसित होता है। ग्रिड पेपर या ग्राफ पेपर, दशमलव संख्याओं की तुलना, गुणा और क्षेत्रफल की अवधारणा को स्पष्ट करने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। डाइंस ब्लॉक्स, स्थानीय मान, जोड़ घटाव और गुणा के लिए उपयुक्त ब्लॉक है। वैन हीले का ज्यामितीय चिंतन सिद्धांत, बच्चों में ज्यामितीय सोच 5 स्तरों पर में विकसित होती है। पहला स्तर है स्तर 0, जिसे दृष्टिकरण के अंतर्गत रखा गया है। आकृतियों को केवल उनके दिखने बनावट के आधार पर पहचानना, उदाहरण के लिए समोसे जैसा दिखता है तो त्रिभुज है, ये दृष्टिकरण है। दूसरा स्तर है स्तर 1 विश्लेषण, आकृतियों के गुणों को पहचाना, उदाहरण के लिए वर्ग की 4 बराबर भुजाएं होती हैं। स्तर 2 में अनौपचारिक निगमन या संबंध, विभिन्न आकृतियों के गुणों के बीच संबंध बनाना, उदाहरण के लिए सभी वर्ग आयत होते हैं लेकिन सभी आयत वर्ग नहीं होते। स्तर 3 औपचारिक निगमन में प्रमेय को सिद्ध करना और औपचारिक तर्क देना। स्तर 4 में दृढ़ता या दृढ़ संकल्प, अमूर्त ज्यामिति का अध्ययन उच्चतम स्तर है। गणित की मुख्य शिक्षण विधियां, विश्लेषण विधि, अज्ञात से ज्ञात की ओर किसी समस्या को छोटे छोटे तार्किक टुकड़ों में तोड़ना। संश्लेषण विधि, ज्ञात से अज्ञात की ओर विभिन्न प्राप्त तथ्यों को मिलाकर अंतिम निष्कर्ष तक पहुंचना। प्रयोगशाला विधि, करके सीखना, सीखने पर आधारित है जिसमें छात्र स्वयं मापन और प्रयोग करते हैं। अनुप्रयोग यहाँ पर समझते हैं क्या करना चाहिए। ज्यामिति सिखाते समय प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक स्तर पर वैन हीले के क्रमिक चरणों का ध्यान रखना। दृष्टिबाधित शिक्षार्थियों के लिए स्पर्शीय टीएलएम जैसे जियो बोर्ड या अबेकस का प्रयोग करना चाहिए। दैनिक जीवन की समस्याओं और करके सीखने वाली प्रयोगशाला विधियों को प्राथमिकता देनी चाहिए। क्या नहीं करना चाहिए, सीधे स्तर 3 या 4 की निगमन उपपत्तियां कक्षा 6 या 7 के बच्चों पर थोपना, केवल सूत्रों का अभ्यास कराना और मूर्त शिक्षण सामग्रियों का उपयोग न करना। स्थिति है कक्षा 7 में शिक्षिका विभिन्न प्रकार के चतुर्भुजों के बीच संबंध पढ़ा रही है। स्तर 0, छात्र चित्रों को देखकर कहते हैं यह पतंग जैसा दिखता है, यह पासे जैसा। स्तर 1 में छात्र खुद मापकर कहते हैं इस आकृति की विपरीत भुजाएं समानांतर और बराबर है इसलिए यह समांतर चतुर्भुज है। स्तर 2 में शिक्षिका जियो बोर्ड का उपयोग कराती है जहां छात्र खुद देख पाते हैं कि एक वर्ग के पास आयत और समचतुर्भुज दोनों के गुण होते हैं। चलिए पीवाईक्यू यहाँ पर समझते हैं। वैन हीले के ज्यामितीय चिंतन के सिद्धांत के अनुसार जब कोई छात्र यह तर्क देता है कि सभी वर्ग आयत होते हैं क्योंकि वर्ग में आयत के सभी गुण 4 समकोण विपरीत भुजाएं बराबर मौजूद है, तो छात्र ज्यामितीय सोच के किस स्तर पर है। तो देखिए दोस्तों, यह अनौपचारिक निगमन या संबंध स्तर पर है। वैन हीले के अनुसार जब बच्चा विभिन्न आकृतियों के गुणों के आधार पर उनके बीच संबंध स्थापित करने लगता है तो वह स्तर 2 अनौपचारिक निगमन पर होता है। दृष्टिबाधित छात्रों को 2D आकृतियों के परिमाप और क्षेत्रफल की अवधारणा सिखाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा शिक्षण अधिगम संसाधन सबसे उपयुक्त होगा। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर जियो बोर्ड और धागा या रबर बैंड आपका सबसे उपयुक्त होगा। जियो बोर्ड एक स्पर्शी उपकरण है जिस पर कीलों के चारों ओर रबर बैंड लगाकर दृष्टिबाधित छात्र उंगलियों से छूकर आकृतियों, उनकी भुजाओं और परिमाप को महसूस कर सकते हैं। तो ठीक है दोस्तों, आज की इस क्लास को यहीं पर समाप्त करते हैं। यहाँ पर संपूर्ण पेडागोजी क्लास आपका मैथ और साइंस का कंप्लीट हो गया। यहाँ से आपके एग्जाम में निश्चित रूप से प्रश्न पूछा जाएगा। ऐसे ही प्रश्न पेडागोजी के पूछे जाते हैं मैथ और साइंस विषय के अंतर्गत। उम्मीद है यह क्लास आपको अच्छा लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, दोस्तों शेयर कीजिए और कमेंट में लिखकर जरूर बताइए। इस क्लास को देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।